नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इन्फिनिटी ग्रोथ में। आज हम इकाई सेकंड के बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जापान के सम्राट पर लेख कीजिए। आंसर, 1889 में मेजी संविधान में सम्राट की स्थिति सर्वोच्च थी। वह समय था मेजी संविधान का अनुच्छेद 1 इस बात का प्रावधान करता है कि जापान का साम्राज्य सम्राटों की एक पंक्ति द्वारा युगों सेकंड तक निरंतर शासित होता रहेगा। संविधान के अंतर्गत सम्राट साम्राज्य का अध्यक्ष था, जिसमें प्रभुता के सभी अधिकार केंद्रित थे। जापान की जनता सम्राट को ईश्वर का स्वरूप, पवित्र एवं गुणवान समझती थी। आइटो मोदिया के अनुसार राज्य की सभी विधायी शक्तियाँ एवं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ उनके हाथों में केंद्रित थी। देश के राजनीतिक जीवन के सभी सूत्र उसके नियंत्रण में इस प्रकार थे जैसे शरीर के सभी अंगों पर मस्तिष्क का नियंत्रण रहता है। सम्राट की वर्तमान स्थिति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में सम्राट और जनता के बीच उपयुक्त संवैधानिक सिद्धांतों में परिवर्तन आ गया। 13 मई 1947 को नवीन संविधान अस्तित्व में आया और सम्राट की स्थिति में परिवर्तन आ गया। नवीन संविधान के अनुसार सम्राट का पद शक्ति का पद न रहकर वैधानिक अध्यक्ष का पद रह गया है। अब राज्य का सर्वोच्च सत्ता सम्राट में निहित न होकर जनता में निहित है। राज्य की जनता ही सम्राट की इच्छा का स्रोत है। नवीन संविधान उसे संसदीय लोकतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष बनाता है। वह ब्रिटेन के संप्रभु की राज्य करता है, शासन नहीं करता है। सम्राट राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। वह शासन की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। नवीन संविधान सम्राट को उन सभी शक्तियों से वंचित करता है जिनका प्रयोग वह मेजी संविधान के अंतर्गत किया करता था। सम्राट की इस बदली हुई स्थिति के संबंध में किमगल और टर्नर महोदय लिखते हैं कि कार्यपालिका शक्ति केवल कैबिनेट के पास है। कैबिनेट रूपी अभिकरण के माध्यम से सम्राट डाइट का यंत्र है। कोई प्रीवी काउंसिल नहीं, राजस्थान मुद्रा का कोई रक्षक नहीं, साम्राज्यीय घराने संबंधी कोई मंत्रालय नहीं, कोई स्वतंत्र कमांड नहीं और परामर्शदायी संस्था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस के राष्ट्रपति की स्थिति पर प्रकाश डालिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की स्थिति का परीक्षण कीजिए। आंसर, फ्रांस में तृतीय और चतुर्थ गणराज्य में गणतंत्र में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी और संविधान द्वारा संस्थात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था तथा राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान मात्र था। लेकिन चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में अपनाई गई संस्थात्मक व्यवस्था ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। इस आधार पर गणतंत्र के संविधान में परिवर्तन किए गए तथा संस्थात्मक व्यवस्था के स्थान अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था और आध्यात्मिक व्यवस्था का मिश्रण को अपनाया गया और राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति की वर्तमान स्थिति। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां प्रदान की गई है कि विद्वानों द्वारा उसके अधिनायक हो जाने की शंका व्यक्त की गई। S.E. फाइनर फ्रांसीसी राष्ट्रपति की स्थिति के संबंध में लिखते हैं, वह एक अति राष्ट्रपति है। वह फ्रांस में सर्वोच्च पदाधिकारी है। उसकी स्थिति श्रेष्ठ है। उसकी शक्तियाँ असीमित और उत्तरदायी हैं। उसकी अनुत्तरदायी शक्तियों के व्यापक भंडार को देखकर आलोचकों को इसमें नेपोलियन तृतीय की छाया नजर आती है। मैडिस फ्रांस का मत है कि राष्ट्रपति एक गैर वंशानुगत राजा बनाया गया है और उसे ऐसी शक्तियां प्रदान की गई है कि वह समय को एक वैधानिक अधिनायक बना सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति ना तो उस पर फ्रांसीसी संसद का नियंत्रण है और ना ही न्यायिक पुनरावलोकन का नियंत्रण। देशद्रोहियों के आरोप को छोड़कर उसे समय से पूर्व पदच्युत नहीं। पांचवें गणराज्य के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाना था ताकि तीसरे और चौथे गणराज्य की दुर्बलताओं और अस्थिरता पर काबू पाया जा सके। पंचम गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति द गोल के व्यक्तित्व और कार्यशैली ने
उसकी शक्तियों में और अधिक विस्तार कर दिया है। उसके व्यक्तित्व की छाप वर्तमान राष्ट्रपति पर नजर आती है। फ्रांस का राष्ट्रपति वर्तमान में समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और यह तथ्य उसकी शक्ति और स्थिति को चार चांद लगाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि फ्रांस का राष्ट्रपति राज्य भी करता है और शासन भी। वह एक साथ शासन की प्रेरक शक्ति, राष्ट्रीय एकता का एक रक्षक, राष्ट्र का नेता, मार्गदर्शन, मुक्तिदाता एवं संवैधानिक मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद एक विशेष पद है। वह वर्तमान समय में मुख्य विधायक, विदेश नीति का मुख्य संचालक, मुख्य राजनीतिक नेता, राष्ट्राध्यक्ष और मुख्य नागरिक है। उसकी सत्ता और प्रतिष्ठा इतनी अधिक है कि वह विश्व का कोई अन्य संवैधानिक पदाधिकारी इतनी सत्ता और प्रतिबद्धता का उपयोग नहीं कर सकता। विश्व में यही एक ऐसा पद है जिसमें वे सब शक्तियां केंद्रित हो गई हैं जो ब्रिटेन में संप्रभु, प्रधानमंत्री और कैबिनेट में विभाजित की गई है। उसके द्वारा अपनाई गई नीति शांति, युद्ध तथा मृत्यु को नियंत्रण दे सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था में उसकी स्थिति केंद्रीय है। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अमेरिका राष्ट्रपति की विविध शक्तियाँ मुख्यतः निम्नलिखित है। नंबर 1, कार्यपालिका शक्ति। नंबर 2 आ जाएगा विदेश मामलों में संबंधी शक्ति। नंबर 3 आ जाएगा विधायी शक्ति। नंबर 4 आ जाएगा न्यायिक शक्तियाँ। नंबर 5 सैन्य शक्तियाँ। नंबर 6 राज्याध्यक्ष। नंबर 1 आता है कार्यपालिका शक्तियाँ। व्हाइट हाउस और प्रशासनिक विभाग जो कुछ भी करते हैं उन सब का केंद्र बिंदु राष्ट्रपति है। मुख्य प्रशासक के रूप में राष्ट्रपति की निम्न शक्तियाँ हैं। कानूनों का लागू करना। राष्ट्रपति के पास कानूनों को लागू करने का व्यापक विशेषाधिकार है। वह इस बात का निर्धारण करता है कि किस कानून पर विशेष ध्यान देना चाहिए और किसकी उपेक्षा करें। संविधान का संरक्षण। जब भी कोई राज्य, संगठित समूह या वर्ग संविधान के प्रावधानों का अवहेलना करता है तो राष्ट्रपति परिस्थिति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। नियुक्तियां करना। राष्ट्रपति नियुक्तियों द्वारा वफादार संघीय पदाधिकारियों की निर्माण करता है। दल के पदाधिकारियों को इनाम दे सकता है तथा अपने प्रोग्रामों के लिए कांग्रेस तथा निजी समूहों से समर्थन प्राप्त कर सकता है। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। नंबर 2 पॉइंट है विदेशी मामलों संबंधी शक्तियाँ। विदेशी मामलों के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्न है। नीति निर्धारण। विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक है। अमेरिकी विदेश नीति के मूल सिद्धांत उन संदेशों से उत्पन्न हुए जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर कांग्रेस को भेजते हैं, जैसे ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत, निक्सन सिद्धांत, कार्टर सिद्धांत आदि। विदेश नीति का संचालन राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रों में अमेरिका के राजदूतों, वाणिज्य दूतों आदि की नियुक्ति करता है। अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रों के राजदूतों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करके उन्हें मान्यता प्रदान करता है। संधियां करना। राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संधियों के लिए वार्ता करता है। संधियां तभी लागू होती हैं जब सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उनका समर्थन कर देती है। सामान्यतः सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों को स्वीकार कर लेती है। नंबर 3 विधायी शक्तियाँ। विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति को निम्न शक्तियाँ पुण्य है। नंबर 1 कांग्रेस को संदेश भेजना। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजते हैं जिनमें देश की सामान्य स्थिति की चर्चा होती है। प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करते हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण की सिफारिश करते हैं। नंबर 2 कांग्रेस के अधिवेशन आमंत्रित करना। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह यदि कोई महत्वपूर्ण आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस इस अनुरोध से सहमत न हो तो वह कांग्रेस को विशेष अधिवेशन बुलाने की धमकी दे सकता है। कांग्रेस के सदस्य विशेष अधिवेशन नहीं चलाते, इसलिए वे राष्ट्रपति के अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं। निषेधाधिकार। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित होकर विधेयक को कानून बनाने से पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
जिसके लिए राष्ट्रपति चाहे तो अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है या उस विधेयक को जो करते हो पारित कर सकता है। यह उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। नंबर 4, न्यायिक शक्तियाँ। प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण राष्ट्रपति को अपराधी को क्षमा करने तथा उसके प्राणदंड को स्थगित करने का विशेष अधिकार है। अपनी इस स्थिति का प्रयोग वह अपने स्वविवेक से करता है, लेकिन फिर भी उसके प्रयोग में उस पर 2 वैधानिक सीमाएं हैं। जिस व्यक्ति को महाभियोग द्वारा दंडित किया गया है, राष्ट्रपति उसे क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति केवल उन मामलों को अपने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है जिसमें अपराध संघीय कानूनों के विरुद्ध किया गया हो या न कि किसी राज्य कानून के विरुद्ध। सामान्यतः राष्ट्रपति क्षमादान के अधिकार का प्रयोग न्याय विभाग की सिफारिशों के अनुसार ही करता है। नंबर 5, सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति अमेरिका सशक्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह राष्ट्र हितों की सुरक्षा और विश्व शांति हेतु अपनी सेनाओं को 60 दिनों के लिए कहीं भी भेज सकता है। शीत युद्ध, अर्ध और अघोषित युद्धों के युग में राष्ट्रपति की युद्ध करने की शक्ति का अत्यधिक विस्तार कर दिया गया। नंबर 6 है राज्याध्यक्ष। राष्ट्रपति अमेरिकी राज्य का औपचारिक प्रधान भी है। वह राष्ट्रीय सरकार को मूर्तिमान करता है। वह अमेरिकी राष्ट्र की एकता, शक्ति और गौरव का प्रतीक है। वह उसकी भावनाओं को अभिव्यक्ति करता है। वह संकट के समय का मित्र और साथी है। वह प्रतिष्ठित मेहमानों का स्वागत करता है, राष्ट्र के वीरों का सम्मान करता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व। निष्कर्ष: संविधान के निर्माताओं ने राष्ट्रपति के हाथों में शक्ति और सुरक्षा के 2 तत्वों को मिलाने का प्रयास किया है। इस पर भी राष्ट्रपति अधिनायक नहीं बन सकता। अपने व्यक्तित्व की प्रभावशीलता के कारण राष्ट्रपति चाहे तो अपने पद 4 चांद लगा दे और चाहे तो प्रभावहीनता और निर्बलता के कारण राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दे। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटेन में साम्राज्य की शक्तियों का विवेचना कीजिए। ब्रिटेन में राजा की शक्तियों और स्थिति का परीक्षण कीजिए। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। इसमें कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। नंबर 1, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। इसके विपरीत राज्य कर अध्यक्ष केवल नाम मात्र का होता है। उसके हाथ में वास्तविक शक्ति नहीं होती है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट की शक्तियाँ। ब्रिटिश सम्राट की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियाँ। ब्रिटेन में शासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ सम्राट में निहित है। उसी के नाम पर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सम्राट सभी कानूनों को लागू करता है तथा उनकी पालना करता है। वह देश के दैनिक प्रशासन के लिए आवश्यक कदम उठाता है। वह असैनिक तथा सैनिक पदों, चर्च के उच्च पदों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों एवं राज्य के स्थायी सचिव, उप सचिव, नागरिक सेवाओं के पदाधिकारियों, सभी विशेषज्ञों, कैनन, अपील, लॉर्ड न्यायाधीशों, हाईकोर्ट के प्रधानों, प्रीवी काउंसिल के सदस्यों, BBC के गवर्नर, शाही आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है तथा न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य सभी पदाधिकारियों को पदच्युत करता है। नंबर 2, विधायी शक्तियाँ। संसद द्वारा पारित विधेयक तभी कानून का रूप लेते हैं जब सम्राज्ञी विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे स्वीकृति प्रदान करे। सम्राट संसद का अधिवेशन बुलाता है, उसका उद्घाटन करता है तथा उसे संशोधित करता है। सम्राट का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। सम्राट संसद का विसर्जन करता है तथा उसका विघटन करता है, किंतु सम्राट इन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। न्यायिक शक्तियाँ। सम्राट न्यायालय का सर्वोच्च है। समस्त न्याय सम्राट सम्राज्ञी के नाम पर होते हैं, परंतु आज यह केवल औपचारिक मात्र है। आज न्यायालय स्वतंत्र है और यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति का उन द्वारा की जाती है, परंतु सम्राट उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। धार्मिक शक्तियाँ। सम्राट धर्म का रक्षक है और इंग्लैंड में स्थापित चर्चों का प्रधान है। उसकी अनुमति से चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया जाता है। उसके द्वारा पारित नियमों को सम्राट संसद के नियमों की भांति करता है। सम्राट का यह दायित्व है कि वह रोमन कैथोलिक महिला से विवाह न करे।
अन्य शक्तियाँ। सम्राट राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण रखता है, वह उसका संचालन करता है, वह संसद में बजट प्रस्तुत करता है तथा पारित होने के बाद उसे कार्य रूप में लाता है। नंबर 2, समस्त विदेशी कार्यों, नीतियों एवं संबंधों का संचालन सम्राट के नाम से ही होता है। वह दूसरे देशों के राष्ट्रदूतों तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजता है। नंबर 3, युद्ध शक्ति और तटस्थता की घोषणा करता है। ब्रिटिश सम्राट की वास्तविक स्थिति। ब्रिटिश राजतंत्र में सिद्धांतों एवं व्यवहार में बहुत अंतर है। सिद्धांत रूप में राजा को शासन, कानून, निर्माण एवं अन्याय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हैं, पर यथार्थ वह राज करता है, शासन नहीं। समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राजा के नाम पर प्रधानमंत्री व कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। राजा उनकी सलाह पर कार्य करता है, चूँकि वह कोई कार्य नहीं कर सकता, अतः त्रुटि भी नहीं करता। राजा द्वारा प्रयोग की जाने वाली जिन कार्यपालिकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है वे नाम मात्र की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में भी परंपराएं हैं, जिनमें अनुकूल राजा को कार्य करना पड़ता है। मंत्रियों सहित सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट के परामर्श से ही की जाती है। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों का भी राजा द्वारा औपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त राजा के पास कोई विकल्प नहीं है। इस संबंध में वेजहोर्ट ने लिखा है कि यदि किसी संसद के दोनों सदन उनकी मृत्यु के आदेश को पारित कर दे तो उस पर भी सम्राट को हस्ताक्षर करने होते हैं। न्यायिक क्षेत्र में राजा की शक्तियों के संबंध में निर्णय गृह मंत्री के राय के अनुसार ही किया जाता है। उपयुक्त विश्लेषण से यह प्रतीक होता है कि ब्रिटिश सम्राट को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है। वह स्वर्णिम शून्य नहीं है तथा कई प्रकार से शक्तियों का प्रयोग करता है। अब क्वेश्चन 5 हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।